ठीक है। अच्छा, तो इनका रिलेशन भी तो होगा सर, यस बिल्कुल है। 1 न्यूटन इज 10⁵ डायन, याद रखना भूलना नहीं, 1 न्यूटन इज 10⁵ डायन। आगे टाइप ऑफ क्वांटिटी, सर ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? हमने ऑलरेडी मोशन चैप्टर में डिस्कस कर लिया है, वहां पर एग्जांपल दिया था मैंने कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी अलग होता है, वेक्टर अलग होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो है जहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताना भी उतना ही जरूरी होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे एक सामने दरवाजा है, मुझे ये ओपन करना है, तो सिर्फ ये बताना काफी नहीं है कि सिर्फ मतलब 5 न्यूटन से दरवाजा खुल जाएगा, मुझे ये भी बताना होगा कि वो 5 न्यूटन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, क्या वो इस डायरेक्शन में होगा कि वो इस डायरेक्शन में होगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। और ऐसी क्वांटिटी जहां मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है उसको हम वेक्टर बोलते हैं। सो दिस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब वेक्टर होता है तो उसमें हम ऐसे सिंबल ऐसे दिखाते हैं, ऊपर एरो दिखाते हैं, ठीक है। स्टिल सो ये हो गया अपना फोर्स का फॉर्मूला बता दिया, यूनिट बता दिया और साथ में रिलेशन बता दिया, एंड देन द टाइप ऑफ क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आगे देखते हैं सर, नाउ वी हैव इनर्शिया। सर नहीं ये नहीं चलेगा, व्हाट इज इनर्शिया बताओ। और इस ये सब जब समझोगे तभी आपको फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आ जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल। इनर्शिया क्या है पहले वो देख लो। तो ना कोई भी ऑब्जेक्ट उसको ना एक उसके अंदर वरदान मिला हुआ, एक टेंडेंसी है। व्हाट इज दैट टेंडेंसी? कि अगर वो रेस्ट में है तो वो अपने आप को रेस्ट में रखना ही मतलब उसको पसंद है। अगर वो मोशन में है तो उसको पसंद है कि वो उसी स्टेट में रहे। मतलब जो चीज जिस हालत में है वो अपने आप को वैसे ही रखने की पूरी कोशिश करती है, उसी टेंडेंसी को इनर्शिया कहते हैं। मतलब इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट इज हैप्पी टू बी एट रेस्ट, वो नहीं चाहता कि वो मोशन में आए। इफ द बॉडी इज इन मोशन, इन सम स्टेट ऑफ मोशन, कुछ स्पीड से चल रहा है अगर वो, तो वो उसी स्पीड में रहने की वो कोशिश करता रहेगा। ये टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया, ठीक है। कि बॉडी अपना स्टेट, फिजिकल स्टेट जो रेस्ट में है या मोशन में जैसे भी है, वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। दैट इज इनर्शिया। द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रिमेन एट द स्टेट ऑफ रेस्ट और कीप मूविंग यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। वो नहीं चाहता कि उसमें कोई बदलाव हो, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट स्टेट। द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट स्टेट। कोई बॉडी के अंदर एक ऐसी मतलब इनएबिलिटी है कि वो अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो 3 टाइप है इनर्शिया के। इनर्शिया के भी 3 टाइप है। कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सर क्या है? अब मैं यहां पर एग्जांपल दूंगा, इतना जबरदस्त विजुअलाइजेशन है, आप देखना यहां पर। सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई चीज अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की ही कोशिश करेगी। जस्ट सी दिस एग्जाम्पल, देखो पहले देख लो, अब बता दो मैं। देखो ये रेस्ट में है, पत्ता। अब देखो बंदा नीचे ले गया उसको, जाली को, लेकिन पत्ता रेस्ट में ही था। द लीफ, मैं बता रहा हूं, आप देखते जाओ। जो पत्ता है पहले वो प्रॉपर नेट के ऊपर रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही देखो, जैसे ही बंदा फॉल हो रहा है, वो रेस्ट की चीज रेस्ट में उसी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। हालांकि वो नेट मतलब वो बंदा उस नेट को लेकर नीचे चला गया था। फिर देखो, द लीव्स आर एट रेस्ट एंड दे आर ट्राइंग टू बी एट रेस्ट। वो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जाली भले ही नीचे चला गया, लेकिन पत्ते वो अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रहे थे। सो दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। होप यू अंडरस्टूड। देखो इनका ये पोजीशन है, ये इस पोजीशन को मेंटेन कर रहे हैं। देखो ये यहीं पर है, बंदा नीचे चला गया, वो नेट को लेके नीचे चला गया। सो जिस चीज के ऊपर ये नेट था, पत्ते यहां पर थे, ठीक है, ये उसी पर रेस्ट पे थे। जैसे ही वो बंदा आया, उस नेट को नीचे ले गया, मतलब नेट मोशन में आ गया, लेकिन ये पत्ते जो है अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रहे थे, अपनी इसी पोजीशन को, इसलिए वो एकदम से नीचे नहीं चले गए, नहीं तो नीचे चले जाते उसके साथ में, नेट के साथ में। सो दे वर ट्राइंग टू मेंटेन दैट स्टेट ऑफ रेस्ट। सो वो ये इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एंड होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। अच्छा और देखते हैं सर, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है?
कोई चीज अगर जिस स्पीड में है, जिस मोशन की स्टेट में है, वो उसी मोशन में रहने की कोशिश करेंगे। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट दे विल ट्राई टू बी एट, सॉरी, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन दे विल ट्राई टू बी इन मोशन। अब देखो जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं मान लो, और हम मोशन में हैं, ऑब्वियसली गाड़ी भी चल रही है तो हम भी चल रहे हैं, हम भी मोशन में हैं, गाड़ी भी मोशन में। पर जैसे ही ब्रेक लग जाता है अचानक से हमको आगे का झटका लगता है। देखा है, ब्रेक लग गया मतलब क्या, रेस्ट में आ गया गाड़ी, पर हमारी बॉडी मोशन को मेंटेन करने की कोशिश करे, इसलिए हम उसी मोशन की तरफ गए, हम आगे की तरफ मूव हुए। अगर ये ऐसे नहीं समझा तो ये एग्जांपल देखो, ये देखो अब ये मोशन में था, हाँ अब जैसे रुक गया, इसका देखो गर्दन आगे की तरफ झुक गया। क्यों? क्योंकि इसका गर्दन जो है वो इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन कर रहा था, बिकॉज इट वॉज कॉन्स्टेंटली एट मोशन। जैसे रेस्ट में आ गया, लेकिन बॉडी तो मोशन में मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई चीज अगर मोशन में है तो वो उसी स्टेट ऑफ मोशन को फॉलो करने की कोशिश करती है। ठीक है, रोक भी दिया जाए तब भी देखो ये आगे की तरफ झटका आया, ज्यादा जोर से लगा होता तो पूरा जिराफ उड़ के आ गया होता यहाँ आगे, है ना। देखो कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है रेस्ट का और मोशन का। ध्यान से देख लो, समझो, कनेक्ट करो। ओके, देन वी हैव इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कभी देखा ऐसे, ये नोट किया होगा कि रोलर कोस्टर में या गाड़ी में भी, कि अचानक से अगर गाड़ी वाले ने, हमारे ड्राइवर ने एकदम से राइट टर्न ले लिया तो हमारा बॉडी लेफ्ट की तरफ जाता, मतलब ऐसे। और जैसे ही उसने लेफ्ट टर्न लिया, एकदम जेंटल लेफ्ट टर्न लिया, तो हमारा बॉडी राइट की तरफ जाता है। क्यों? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं उसको। देखो वो यहाँ बॉडी हमारा स्ट्रेट जा रहा है, मान लो वो गाड़ी के साथ एक डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, अचानक से राइट टर्न आया, तो जैसे ही अचानक से राइट टर्न आया, गाड़ी तो राइट घूम गई, लेकिन बॉडी को ये डायरेक्शन की हैबिट लग गई है ना, तो जब राइट घूम गई तो बॉडी क्या हो रहा है, उस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, देखो टर्न ले रहा है, कहीं भी टर्न ले रहा है, अगर लेफ्ट टर्न लेगा तो बॉडी राइट की तरफ झुकेगी, और राइट टर्न लेगा तो बॉडी लेफ्ट की तरफ झुकेगी। ठीक है, चलती हुई गाड़ी रुक गई तो आगे की तरफ जाओगे, बिकॉज मोशन को फॉलो कर रहे हो, और रुकी हुई गाड़ी एकदम से चल पड़ी तो हमको पीछे का झटका लगता है। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, सोचो और भी एग्जांपल्स है। एक डोरमैट लिया हमने, डोरमैट, और उसको झटके से मारा, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पे झटके से मारा सारा डस्ट बाहर आ गया। कौन सा इनर्शिया बताना। ठीक है, या फिर एक पेड़ है, एक पेड़ पे ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, उस पर जोर से फोर्स लगाया, मान लो झटके से लात मार दी, तो सारे जो सूखे पत्ते हैं, मतलब मोस्टली जो सूखे पत्ते हैं वो टिंग नीचे आ रहे हैं टूट के। विच इनर्शिया इज दैट? ठीक है, तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आगे देखते हैं गाइस। ये सुना वी हैव, अब आ गया न्यूटन के 3 लॉज। पहला लॉ देखेंगे हम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। व्हाई दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया? क्योंकि न्यूटन ने अपने पहले लॉ में इनर्शिया के बारे में ही तो बताया है कि द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो उसी स्ट्रेट लाइन मोशन में रहेगा। कब तक? अनलेस एंड अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, ऐसा वो तब तक करता रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या है? जैसे कि अगर यहां पर एक मैं आपको पहले बता दूं, देखो ये रेस्ट में है, फोर्स लगा तभी मोशन में आएगा, और देखो मोशन में है, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स आया तभी रेस्ट में आ गया। एक और बार देखो इसको ध्यान से, देखो मूव कर रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है, रुका। अब देखो रेस्ट में है, अपने आप से मोशन में नहीं आएगा, जब ये फोर्स लगाया तभी मोशन में आएगा। देखो अब मोशन में आया, फोर्स लगाने से मोशन में है, अपने आप से रेस्ट में नहीं आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इसलिए रेस्ट में आया। दिस इज लॉ ऑफ, दिस इज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो अपने आप से मोशन में नहीं आएगा, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगेगा तभी वो इस फोर्स से, बैलेंस फोर्स से तो कोई इफेक्ट नहीं होता ना, इस फोर्स से ही वो मोशन में आ सकता है। ऐसे ही कोई चीज अगर मोशन में है, कोई चीज मूव कर रही है, जैसे कोई चीज मूव कर रही है तो
फ्रिक्शन लगता है तभी वो रुकता है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो चलता ही रहता। होप यू गॉट दिस पॉइंट। ठीक है, तो बस फर्स्ट लॉ में इतना ही बताया गया कि अगर तुमको किसी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया को भंग करना है, मतलब क्या, अगर रेस्ट से मोशन में लाना है या मोशन से रेस्ट में ले जाना है, तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स से ही वो काम हो सकता है। दैट इज एज सिंपल एज दैट, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। आगे देखते हैं गाइस, ये क्या कर दिया तुमने, आगे देखते हैं। चलो, सो नाउ टॉकिंग अबाउट मोमेंटम। सर ये मोमेंटम क्या है? देखो हमको पढ़ना है न्यूटन का दूसरा लॉ, जहां पर मोमेंटम एक क्वांटिटी का हमको इस्तेमाल करना होगा। तो देख लेते हैं। मोमेंटम बहुत सिंपल है, देख लो पहले। द मोमेंटम इज अ मेजर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसमें मोमेंटम है। क्यों सर मोमेंटम मोशन में ही क्यों? देखो मोमेंटम मैथमेटिकली क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको ना P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर है सर? क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए मोमेंटम वेक्टर है, भले ही मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। जैसे यहाँ पर देखो, अभी इसकी ये मोशन में था, इसने अपने मोमेंटम को ट्रांसफर किया, इस ऑब्जेक्ट में आ गया। ठीक है, वो अलग बात है, बट यहाँ पर ध्यान दो, मास की यूनिट kg, वेलोसिटी की है मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम की SI यूनिट क्या होगी? kg मीटर पर सेकेंड। सो नाउ दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, SI यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज गिवन बाय मास ऑफ बॉडी इनटू वेलोसिटी। तो अगर कोई बॉडी बिल्कुल मूव ही नहीं कर रही, कितना भी हैवी हो, अगर वेलोसिटी ही जीरो हो गई, अगर वो रेस्ट में है, तो मोमेंटम जीरो हो गया। बड़ा सा बुलडोजर मोशन ही नहीं कर रहा, मोशन नहीं कर रहा मतलब वैसा मोशन नहीं कर रहा, मतलब मूव नहीं कर रहा, तो ऐसे में उसका जो मोमेंटम है वो क्या हो गया? जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो, जीरो इनटू एनीथिंग इज जीरो। वहीं दूसरी तरफ एक बुलडोजर है जो थोड़ा स्लोप से रोल करता हुआ आ रहा है। ठीक है, स्लोप से रोल करता हुआ आ रहा है, तो वो भले उसकी वेलोसिटी कम होगी, लेकिन मास ज़्यादा है ना, तो वेलोसिटी कम भी होगी, मास ज़्यादा है, मल्टीप्लाई करोगे ओवरऑल ज़्यादा हो जाएगा। सो द मोमेंटम इज मोर। इसका उल्टा लेते हैं, ऐसा केस जहाँ पर मास कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है। बुलेट, छोटी सी बुलेट, मास कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, अगेन द मोमेंटम इज हाई। ठीक है, तो मोमेंटम जो है वो ना तो सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, ना ही वेलोसिटी, सिंपल, दोनों पे कंबाइनली डिपेंड करता है वो। ठीक है, सो इट डिपेंड्स बोथ ऑन मास एंड वेलोसिटी। ओके, सो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, SI यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकेंड, एंड ऑब्वियसली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है सर, इसको अपन आगे यूज करेंगे सेकेंड लॉ में। हियर इज द सेकेंड लॉ, न्यूटन का दूसरा लॉ, कि भैया जितना फोर्स लगाओगे ना उसी हिसाब से इंपैक्ट प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर। कम फोर्स लगाया कम इंपैक्ट, ज्यादा फोर्स लगाया ज्यादा इंपैक्ट। ये थोड़ा सिंपल हो गया, जो इसका स्टेटमेंट है वो देखो पहले क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, द रेट ऑफ चेंज, अब देखो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो ऐसे नहीं समझेगा, मैं यहां पर बताऊंगा करके। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी is directly proportional to the force applied to the unbalanced force and is in the direction of the force। अब यहां पर देखो क्या है, जैसे कि ध्यान देना, जैसे कि हमने एक बॉडी ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, अब इसमें ये ऑलरेडी मूव कर रहा है, मान लो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी u, नाउ दिस इज मूविंग, मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया F, मतलब पहले से मूव कर रहा है फिर भी हमने फोर्स लगा दिया, और t जितने टाइम के बाद, 2 सेकंड 4 सेकंड जो भी टाइम हो उसके बाद, अब जो है इसकी वेलोसिटी हो गई v। अब ये इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, मान लो v। ठीक है, मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास है m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो ऐसे केस में हमको पता है कि हाँ वी कैन से दैट, अब देखो हमको यहाँ पर फॉर्मूला भी निकाल के बताऊंगा मैं, F इज इक्वल टू ma, फोर्स का जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पर डिराइव होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब क्या दिया यहाँ पर? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी, कैसे लिखेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पहले तो देखो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है यहाँ पर, जैसे चेंज ऑफ वेलोसिटी को लिखते हैं हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वैसे चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, तो फाइनल मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम ये हुआ,
माइनस चेंज पूछा है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल कितना है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल कितना है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन यहां पर चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं बोला, यहां बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ का मतलब क्या है, डिवाइड बाय टाइम। एक्सेलरेशन में हमने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू, और रेट के लिए अपॉन टी। तो यहां भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम। रेट ऑफ का मतलब अपॉन टाइम, याद रखो, ठीक है। अच्छा, तो हमको क्या बोला है, देखो स्टेटमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। फोर्स कितना है, F। तो अब हम जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि एक मिनट में यहां पर बता देता हूं, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, मतलब इट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स कितना है, F है, ठीक है। तो या फिर मैं लिख सकता हूं F प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो M कॉमन निकालो यहां पर, तो ये क्या बचेगा, V माइनस यू अपॉन टी। अब प्रोपोर्शनल की साइन को इक्वल टू में बदला जा सकता है, लेकिन कांस्टेंट लगाना पड़ता है हमको। सो दिस F इज इक्वल टू में आ गया, बट साथ में कांस्टेंट लग जाएगा, लेट दैट कांस्टेंट बी K, ठीक है। और ये हो गया V माइनस यू बाई टी। अच्छा, ये V माइनस यू बाई टी तो एक्सेलरेशन होता है सर, तो लिख देते हैं उसको हम। सो देयरफॉर दिस F इज इक्वल टू K M, और ये V माइनस यू अपॉन टी क्या हो गया, एक्सेलरेशन A, ठीक है। अच्छा, और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि अगर हम ऑब्जेक्ट के मास को 1 kg लेते हैं, 1 kg का ऑब्जेक्ट लेते हैं, उस पर हम फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन का, तो ऐसे में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो अगर सभी चीजें एक केस में 1 आ रही है, तो आप इसमें पुट करके देखो K की वैल्यू क्या आएगी, 1। तुम बोलोगे सर ये तो गलत बात हुई, ये तो कहीं भी हम ऐसे 1 लगा देंगे तो 1। अगर ऐसा नहीं होने वाला होता तो 1 न्यूटन का फोर्स अगर 1 kg के ऑब्जेक्ट पे लगाते तो शायद ये एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं आता, अगर K की वैल्यू 1 नहीं होती। तो यहां पर K की वैल्यू 1 आई, और क्योंकि वो कांस्टेंट है, क्योंकि वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए कांस्टेंट का मतलब क्या, उसकी वैल्यू हर जगह फिक्स होगी। तो न्यूटन ने यहां पर ये फाइंड आउट किया, मतलब फाइनली निकाला कि यहां पर F इज इक्वल टू, अब K की वैल्यू 1 हो गई तो पुट कर दो यहां पर, तो क्या हो गया, F इज इक्वल टू ma। तो यहां से न्यूटन के सेकेंड लॉ से याद रखना कि F इज इक्वल टू ma। और एक चीज, इस चीज को भी याद रखना, K को तो आप हटा ही दो, K तो 1 ही है। तो एक और चीज यहां से याद रखना, F इज इक्वल टू, K तो 1 है, M, और ये क्या है, V माइनस यू अपॉन टी। तो ये दो चीज याद रखना, एक F इज इक्वल टू M है, और ये काम आता रहेगा, A की वैल्यू वैसे डाल दी है मैंने, ठीक है। सो दिस इज बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, हमने F इज इक्वल टू ma निकाला। अगेन द स्टेटमेंट, अब देखो वो स्टेटमेंट क्या बोला गया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी इसकी बात करी गई थी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। बस यही है सेकेंड लॉ, ठीक है। और चेंज ऑफ मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। तो उसके डायरेक्शन के लिए अब देखो सिंपल है कि यहां पर अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स भी वही सेम डायरेक्शन में लगा है, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, अगर या मोमेंटम इंक्रीज होगा। अगर फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया होता तो क्या होता, मोमेंटम डिक्रीज हुआ होता है ऐसे केस में, बिकॉज वेलोसिटी डिक्रीज हुआ होता। ठीक है भैया, थक गए होगे।